कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से है बेहतरीन मजबूती के संकेत और वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन आज दिखेगा जबरदस्त एक्शन और बनेंगे फिर से नए रिकॉर्ड। तो कहां होगी एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन कैसे करें ट्रेड, आप इस पर रहेगा फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन के लिए अनिल जी तैयार हैं एज ऑलवेज। बताएं सर, आज की बड़ी बातें क्या? बड़ी बातें अमेरिका से बिल्कुल सब तरह का एक्शन है, एक्सचेंज में भी और एक्सचेंज के बाहर पूरे देश में भी। उस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हंगामा जबरदस्त होता हुआ दिखा है, देखने लायक तस्वीरें जरूर देखिएगा। थोड़ी देर में पूरी तरह से दिखाएंगे आपको। 438 अंकों की शानदार ऊंचाई के साथ तेजी के साथ डाउ बंद होते हुए दिखे, उम्मीद से कहीं बेहतर। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 75 से 100 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, उसके मुकाबले में दमदार तेजी दिखी है। सोना थोड़ा कमजोर हुआ है, 1200 रुपए नीचे, और चांदी 1700 रुपए नीचे आती हुई दिखी है। लेकिन महाराष्ट्र के रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए और कंज्यूमर्स दोनों के लिए बड़ी अच्छी खबर। सरकार को दी जाने वाली प्रीमियम में 50% की कटौती की गई है सरकार के द्वारा। तो ये एक बड़ी खबर है जिससे आज महाराष्ट्र के रियल एस्टेट स्टॉक्स पर आपको दिखेगा एक्शन। बिल्कुल अनिल जी, एक्शन भरपूर होने वाला है सर। मार्केट्स की तो रोज बात करते हैं, आज भी करेंगे। एक्सपायरी पर भी हमारा ध्यान रहेगा। साल की पहली वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी है। पर उससे पहले सर, ये अमेरिका के विजुअल्स हैं या ये कोई और देश है? मतलब बिलीव करना मुश्किल हो रहा है, उनकी संसद के अंदर लोगों ने घुसकर दंगे करे हैं और सिटिंग प्रेसिडेंट का सपोर्ट था। हाँ, यह हालत है। अब आप देखिए, मुझे इसमें सबसे पहला जो मेरे दिमाग में ख्याल आया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला ख्याल ये आया है कि ये जो देश है ना, सारे जो अपने आप को विकसित देश मानते हैं, अपने आप को सभ्य और सिविलाइज देश मानते हैं, उनकी हालत है ये देख लीजिए। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ कभी कभार हुए होंगे तो इलेक्शंस के वक्त हुए होंगे। इलेक्शन होने के बाद, जजमेंट होने के आने के बाद इस तरह की ये जो हरकतें हैं, ये अमेरिका के लिए आई ओपनर है और सारे डेवलप कंट्रीज के लिए आई ओपनर है। जो आप सोचते हैं ना कि तीसरी दुनिया के देश पिछड़े हुए हैं, सिविलाइज नहीं है, मतलब लोकतंत्र के नाम पे मजाक उड़ाया जाता है। मैं तो इस बार बग्गा साहब की वजह से जितना क्लोजली अमेरिका के बाजारों के, अमेरिका के इलेक्शंस को देख रहा हूँ और डीप जो समझ रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े देश के लिए इससे घटिया कोई इलेक्शन का सिस्टम हो सकता है। मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, इलेक्शन हारने के बाद भी लगे हुए हैं, बने हुए हैं कोई मतलब कोई सिस्टम प्रोसेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब बड़े देशों की, विकसित देशों की आंखें खुल जानी चाहिए। और ये देखिए, मैं तो तस्वीरें देख देख के दंग हो रहा हूँ। पत्थर, ये वो क्या नहीं हो रहा है, और वो भी संसद के भीतर। टीयर गैस छोड़ा गया। हाँ, मतलब कम से कम हमारे यहाँ इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी तो है कि आदमी संसद भवन में पहुँच नहीं सकता। मतलब टेररिस्ट नहीं पहुँच सकते, आम नागरिकों की बात तो बहुत दूर है। तो यह हालत है, बड़ी शर्म की बात है अमेरिका वालों के लिए, और स्पेशली उन बड़े देशों के लिए जो छोटे देशों को कोसते रहते हैं कि एशिया के देश ऐसे हैं, अफ्रीका के देश ऐसे हैं। आप अपने आप पर नज़र डाल लीजिए। और दूसरी बात यह, हम तो फिर भी बहुत प्यार मोहब्बत और अमन चैन से रहते हैं। गोरे काले का भेद जो वहाँ पर है, जी सर, बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं है। और कहने को वो कानून के डर के मारे बोलते नहीं, लेकिन जितना उनके दिलों में ये भेदभाव है ना, वो सबको पता है। जी सर। तो इसलिए मैं कोई उनकी गलती नहीं बताना चाहता, लेकिन जब मौका मिला है तो आईना सबको देख लेना चाहिए। बिल्कुल सर। और ये काफ़ी डरावने ये थे क्योंकि कुछ इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक भी पाए गए इसके अंदर। एक महिला को गोली भी मारी गई, उनकी सिचुएशन के बारे में भी मालूम नहीं। तो काफ़ी भयानक डेवलपमेंट्स हुए हैं कल अमेरिका में। मतलब तस्वीरें देख के मैं तो कल देख रहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये मैं मतलब अमेरिका का ही देख रहा हूँ ना। एग्जैक्टली सर, यही लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा है। बल्कि अब तो खबरें भी चल रही हैं अमेरिका में सर। यूजुअली जब आप नौकरी से इस्तीफा देते हैं तो 2 हफ्तों का नोटिस पीरियड होता है वहाँ पर। तो आज से 2 हफ्तों का नोटिस पीरियड शुरू हो गया है ट्रम्प साहब और उनकी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि आज से एग्जैक्टली 2 हफ्तों बाद क्या हुआ था। वही बात है। मतलब गजब है। मतलब आप जो प्रेसिडेंट हार चुका है उसके हाथ में आप महीनों तक पावर दे रहे हैं। मतलब इससे बड़ा मैनिपुलेशन हो नहीं सकता। अमेरिका को सीरियसली हिंदुस्तान का संविधान पढ़ने की ज़रूरत है और लागू करने की ज़रूरत है। हमारा संविधान लागू कर लिया तो आपका काम काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। आशा तो यही करते हैं कि अगली बार ऐसे कोई विजुअल्स नहीं देखने पड़े। और अब जो
ट्रांसफर ऑफ पावर है, थोड़ा और पीसफुल रहे इस लेवल से। पर मार्केट्स को क्या देखना चाहिए सर? वैसे तो हमने देखा वॉल स्ट्रीट पर तो इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। कल पहली बार 31,000 के पार इंट्राडे में हमने डाउ को भी जाते हुए देखा, और जो कल दोपहर को संकेत आ रहे थे कि जॉर्जिया में दोनों सेनेट सीट्स डेमोक्रेट जीत जाएंगे और बाजार पर क्या प्रभाव होगा, उसका तो ऑपोजिट ही रिएक्शन। इसीलिए आपको याद है परसों हम यही बात कर रहे थे कि ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि जॉर्जिया में इलेक्शन है जो अचानक से पता चला आज इलेक्शन है, ऐसा भी नहीं कि जॉर्जिया के इलेक्शन में दोनों सीटें डेमोक्रेट्स की आ सकती, ये भी अंदाजा पहले से था। तो इसलिए जब ऐसी चीजों पे बाजार का रिएक्शन होता है तो वो छोटा होता है। और जो लॉकडाउन के या कोरोना के डर की वजह से रिएक्शन आया वो भी छोटा रहा जी। आप देखिए ना 500 पॉइंट डाउ का उछलना, तो जो चीजें पता है ना उस पर अगर रिएक्शन आया तो छोटा ही आएगा, शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए थोड़ा आएगा और वापस घूम जाएंगे। आप देखिए मंडे को क्या हुआ, डाउ इतना 600-700 पॉइंट नीचे था जी, हुआ क्या 350, और आज तो भूल ही गए कि मंडे को हम नीचे भी थे। थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ी उतार चढ़ाव रहेगी, बाजारों को वक्त वक्त पे थोड़ा हल्का होना होता है, वो हल्का होने की प्रोसेस रहेगी, उसमें कमजोर ट्रेडर्स बाहर हो जाते हैं। और कमजोर ट्रेडर्स सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इंडिया में होते हैं, हमारे से ज्यादा अमेरिका में है, हर जगह हर मार्केट में, चाहे वो इक्विटी हो, मेटल्स हो, गोल्ड हो, हर तरह के मार्केट में और हर देश में कमजोर ट्रेडर्स होते हैं जो बाजार का वक्त वक्त पे साफ सफाई करने में मदद करते हैं जी सर। स्वच्छ मार्केट अभियान जो होता है उसमें उनका पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अमेरिका में भी यही हुआ, सोमवार उनकी स्वच्छता सोमवार को हो गई, हाँ हमारी भी हो गई मंगलवार को, और फिर हम वापस से बैक ऑन ट्रैक। तो मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई दिक्कत है। और जब बाइडेन, एक और चीज दीप में बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अब जब बाइडेन साहब के चुनाव जीतने के वक्त बातें हो रही थी कि ये जीतेंगे तो बहुत खराब हो जाएगा मार्केट, और ये हो जाएगा वो। अब मुझे बताओ, बाइडेन साहब के जीतने के बाद जो बाजार बढ़ा है और जीतने के आसपास जब क्लियर हो गया था कि वो जीत रहे हैं, तो अब 2 सीट में क्या हो जाएगा? जब तब नहीं गिरे तो खाली 2 सीट के इलेक्शन से गिर जाएंगे। मतलब ये लॉजिक ही मेरे समझ के बाहर है, और इसलिए मैं 2 दिन से ये कह रहा हूँ कि उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ना है और आगे भी नहीं पड़ेगा। बाकी हाँ, जब जो वो कहेंगे, जो एक्शन लेंगे, तब की तब देखी जाएगी। आज कुछ नहीं, ग्लोबल संकेत बहुत बेहतर, ग्लोबल संकेत सब यस। पर कल भारतीय बाजारों में जो वैसे तो विस्तार में हम चर्चा करेंगे सर, पर एक वन ऑफ इवेंट हुआ, लंबे समय बाद हमने एफआईएस की तरफ से एक सेल फिगर देखा। कोई ज्यादा बड़ा सेल फिगर नहीं था, पर कैश मार्केट में अगर एफआईएस की तरफ से देखें सर, तो कल एक सेल फिगर आया है लगभग 500 करोड़ के आसपास का। क्या समझे इससे सर? करेक्शन 1.5 दिन का जी, 1.5 दिन से आधा दिन का, आधा दिन से आधे घंटे का हो रहा है 100%, राइट। ऐसे में एफआईएस के डेटा 1 दिन के देखने के बजाय कम से कम 2 दिन के तो देखें। सही बात। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज दी, कमजोर एफआईएस भी होती हैं। हाँ, वही क्वेश्चन। कमजोर ट्रेडर्स ही नहीं होते, कमजोर ट्रेडर्स की कैटेगरी में एफआईएस भी आते हैं जी। कई सारे हेज फंड्स हैं। कमजोरी से ज्यादा मतलब ये कि उनके अपने ट्रिगर्स होते हैं कि मेरा क्रूड अगर 44 हो गया तो मैं ये पोजीशन इधर, क्रूड लॉन्ग, ये शॉर्ट, गोल्ड शॉर्ट, ये लॉन्ग, 50 तरह की स्ट्रेटेजी उनकी होती है। यूएस लॉन्ग, इमर्जिंग मार्केट शॉर्ट्स, है ना। जो एफआईएस हैं, तो एफआईएस में भी हर तरह की एफआईएस हैं। कुछ कमजोर एफआईएस भी होंगी जो प्योर सट्टा करती हैं। भाई अल्टीमेटली एफआईएस में भी पैसा तो कुछ इन्वेस्टर्स ने, किसी ने तो लगा रखा है ना। करेक्ट। और अगर उसका मैंडेट है कि जाओ सट्टा करो, जाओ ट्रेड करो जी, तो उनका भी ट्रेड बिगड़ेगा तो वो काटेंगे जी। करेक्ट। एक चीज वो है। दूसरी चीज है कि अगर किसी एक एसेट क्लास में या किसी एक देश में तेजी मंदी हुई तो उसका इंपैक्ट आपको दूसरी जगह दिखता है जी। तो ये सारी चीजें जो, इसलिए एक आध दिन की बिकवाली से कोई मूड खराब मत करिए, कोई चिंता मत करिए। ओके। बीच में मेरे ख्याल से लास्ट, मुझे याद तो नहीं कब आखिरी हमने एफआईएस का सेल फिगर देखा था, लेकिन वो भी एक ही दिन देखा था, 21 दिसंबर से, एक ही दिन था ना। तो अभी तक तो कोई 2 दिन भी लगातार मैंने एफआईएस की बिकवाली नहीं देखी। तो मैं जल्दबाजी में न तो कहना चाहता हूँ, और बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में आप ये डिसीजन लेके एफआईएस बेच रहे हैं, हाथ रोका है, खींचा है, ठीक है, कोई खास बात नहीं। इस पर कोई रिएक्शन की जरूरत ना, मुझे नहीं लगता। अगर हाँ आज और करेंगे, कल और करेंगे, 2-3 दिन तो देखें कि भाई आपका मूड बदल रहा है तो बताओ। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, मूड बदलने का दूसरा संकेत है, आप कैश के डेटा देखेंगे तो आपको और टाइम लगेगा। मैं उसके पहले ही बता दूं, आप एक काम करो, कैश को छोड़ दें, भूल जाओ कि 484 करोड़ की बिका। ठीक है, आप आ जाओ एफएनओ के डेटा में, मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। 295 करोड़ की बिकवाली की है एफआईएस ने इंडेक्स में, और 97 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। देखिए एक चीज समझ लीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको देखना है तो पहले एफएनओ के डेटा देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स। जी सर। पहले खरीदारी या बिकवाली एफआईएस की वहां शुरू होती है, उसके बाद कैश में आती है।
ठीक है। कैश में उसका भी रीजन बता देता हूँ। आजकल पता नहीं मुझे एनालिसिस में वो बताने की आदत ज्यादा हो रही है। सीक्रेट्स आप बता रहे हो सर? नहीं, सीक्रेट्स कुछ नहीं। सीक्रेट क्या है, सब जाने सब सीखे, बढ़िया है, उसमें क्या है। मैं भी तो यहीं से सीखा हूँ, मैं कौन सा ऊपर से सीख के ही आया था। दीप, जैसा कल हम बात कर रहे थे कि किस स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ बनता है, वो आपको सीखना चाहिए। सिमिलरली आपको ये सीखना चाहिए कि क्यों कैश और एफएनओ के डेटा में फर्क है। कैश मार्केट के डेटा जो भी होते हैं, कैश में जो भी खरीदा जाता है, बेचा जाता है, एफआईएस की वो डिलीवरी बेस्ड पोजीशन होती है, वो इंट्राडे ट्रेड नहीं करते बाय रूल। ठीक है। अगर वो इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि कैश का आज लेके कल बीटीएसटी तो नहीं करते, नहीं, है ना। आधा 1% के लिए तो एफआईएस नहीं चल रही है, नहीं। तो कैश में जब खरीदारी आती है, वो कमिटमेंट थोड़ा आपका लंबा होता है। सोच समझकर आप पैसा लगाने की, इस स्टॉक से मुझे 5, 10, 15, 25% बनाना है, जी, है ना। जी। इसलिए एफआईएस के जब कैश के डेटा होते हैं, उसको आपको वजन ज्यादा देना होता है, डायरेक्शन के लिहाज से और समय के लिहाज से। लेकिन जब एफआईएस को मूड माहौल बदलना है, तो तुरंत, अगर समझिए किसी एफआईएस के पास 10 लाख रिलायंस है जी, उसको लगता है कि रिलायंस 100 रुपए कमजोर हो सकता है, 50 रुपए कमजोर हो सकता है, 2000 के नीचे ब्रेकआउट ऑफ 1950, 1920 आ जाएगा जी। तो क्या मैंने अगर एज एन एफआई मैंने रिलायंस अगर 3 हफ्ते पहले खरीदा है, तो मैं बेच के करूं? अरे भाई, टैक्स लग जाएगा शॉर्ट टर्म वाला। करेक्ट। तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मेरे को शॉर्ट टर्म में मार्केट खराब लग रहा है या मुझे रिलायंस खराब लग रहा है, एज एन एफआई मैं क्या करूंगा, मैं एफएनओ में बेच दूंगा। मेरी कैश की पोजीशन के सामने मैं हेज कर सकता हूं जी, अलाउड है जी। तो मैंने एफएनओ में रिलायंस बेच दिया, वायदा कारोबार में फ्यूचर्स बेच दिए, नीचे आ गए काट लिए, ऊपर आ गए तो ठीक है, आपके पास डिलीवरी पड़ी है, महीने के आखिरी गुरुवार को डिलीवरी छोड़ दीजिए जी। समझ गया, हो गया आपका सेटल। मतलब थोड़ी कैश सेटल होता है, लेकिन वो पोजीशन आपकी आप कैश में बेच के फ्यूचर में कवर कर सकते हैं। तो इसलिए एफएनओ के डेटा आपको देखने शॉर्ट टर्म के लिहाज से कि क्या कोई मूड माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, और वो आपको वहां से संकेत मिलता है, और कैश के डेटा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने वाला। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है। हाँ, ये समझ में आ गया ना, तो डेटा देखने का तरीका आपका बदल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, एब्सोल्यूट नंबर में पड़ता है इतना बेचा इतना खरीदा, अरे भाई इतना बेचा इतना खरीदे से समझ में आ जाता तो फिर बात ही क्या थी। थोड़ा अंदर घुस के समझेंगे ना तो आपको मजा आएगा। और आपको सबसे बड़ी बात मजे से, जब जितना आप अंदर डेटा देखते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है तो आपका कॉन्फिडेंस, नहीं पता है तो क्या है जी, फिर इधर उधर पूछते पूछते ही जाना है। फिर अगर रास्ता मालूम है कि यही तरीके से जाए, या फिर कोई गूगल मिल जाए तो बढ़िया। हाँ। सही बात है। तो या तो किसी को हमारे लिए तो गूगल आप नहीं। तो बस सिंपल ये, तो डेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 295 करोड़ की बिकवाली की है एफएनओ में, 97 करोड़ की, 8000 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, दमदार ऑप्शंस खरीदे। तो पॉइंट ये है कि एफआईज डायरेक्टली अब पोजीशन लेने के बजाय इंडेक्स में पोजीशन ले रहे हैं, वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, वो हेजिंग के लिहाज से ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया किस तरह से संकेत समझने। सर, आज की एक्सपायरी पर भी बात करेंगे सेटअप में, पर एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और ये जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले खबर बताई थी, तो हमारी खबर पर भी मोहर लगी है। सर, ये जो 50% प्रीमियम्स में कटौती करी है, इसका मतलब क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? देखिए, इस वक्त है ना महाराष्ट्र में, मुंबई में बिल्डर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जी, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है जी, उसका 50% आप ये मान लो कि सरकार को टैक्सेस देने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। 50 से 55% बिल्डर बोलते हैं, मैं 40% मानता हूँ कि ऐसा होता होगा। अगर समझिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें 100 रुपए की कॉस्ट लगी और उसमें 40 से 50 रुपए अगर आपको सरकार को देने रहे, और 40 से 50% बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, बेचने की, बनाने की, ये सब, तो ये जो 50% वाला कॉस्ट है ना, देखो वो 50% तो घटा नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कि सीमेंट की जगह रेत लगा देंगे जी। बराबर है, वो तो सीमेंट ही लगानी पड़ेगी। वहां अगर आप घटाएंगे तो बिल्डिंग की क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो वो कॉस्ट तो आप घटा नहीं सकते कंस्ट्रक्शन की। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर ले, अलग बात है, ये तो कर सकती है ना जी। तो कई बार जब मैं बिल्डर से बात करता हूँ, उनके एसोसिएशन से, इनसे सबसे बात करता हूँ, वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप हमको कहते हो दाम घटाओ दाम घटाओ, आप बताओ अगर 50% सरकार ले जाती है हमसे, हमारी कॉस्ट का, जो बनाने की, बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट है, तो हम कहाँ से घटाएं? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया, ये ठीक लिया है कि जो प्रीमियम वो ले रहे हैं, अब इसमें प्रीमियम के अलावा भी दूसरे खर्चे हैं, तो मेरा ये मानना है कि प्रीमियम का पोर्शन लगभग 20% के आसपास होता होगा टोटल कॉस्ट में। अगर वो 50% घट गई तो टोटल कॉस्ट का 10% तक का फायदा है ओके बिल्डर्स को। अब एक और साथ में जो नियम आया है वो ये कि स्टैम्प ड्यूटी बिल्डर भरेंगे। करेक्ट। अब वो तो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो,
आजकल तो है ना, जो डील होती है ना वो सीधी मतलब टोटल कॉस्ट ये है, इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग फ्लोर राइज, इंक्लूडिंग पार्किंग, एक पैकेज डील आपको बिल्डर देते हैं। तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है कि स्टैम्प ड्यूटी बिल्डर भरे या कस्टमर भरे, बात तो एक ही लगनी तो कस्टमर को ही है। बिल्डर नहीं भरता तो बिल्डर उतने कॉस्ट फ्लैट के दाम कम कर देता, बराबर है, तो वो तो फालतू बात है। हाँ, लेकिन जो कॉस्ट कम की है उसका फायदा मिल सकता है। तो अगर बिल्डर जिनके पास इन्वेंट्री है 8 से 10%, 5% और दाम कम कर ले, अब बिल्डर बदमाश हैं, करेंगे नहीं, क्योंकि अभी उनको अभी डिमांड दिख रही है। पिछले 2-3 महीनों से तो डिमांड दिख रही है, तो इतना, अरे ये सब आसान काम थोड़ी है। देखो ये सिंपल चीज है, अगर आपको लेना है ना तो मैं चौड़ा हो जाऊंगा, और मुझे बेचना तो आप चौड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे आपको तो मजबूरी में बेचनी। तो ये डिमांड सप्लाई वाला गेम है, बट फिर भी बिल्डर्स के लिए 5% का एक्स्ट्रा कुशन आ गया। ओके, लेकिन अब ये है सवाल इसमें दीप की, जो 50% प्रीमियम, वो प्रीमियम आगे वाले प्रोजेक्ट के लिए है। यही सवाल था सर। हाँ। अगर आगे वाले के लिए तो कोई खास फायदा नहीं, पुराने के लिए तो हो नहीं सकती, जो पैसे ले लिए सरकार ने वो तो वापस देने से रही। तो आने वाले प्रोजेक्ट में और अंडर कंस्ट्रक्शन अभी किसी को खरीदना है नहीं। करेक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़े फायदे वाली बात है, उतना बड़ा नहीं जितना देख के लग रहा। 50% प्रीमियम भी होने, हल्के फायदे की बात है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगा तो नए प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में रेडी पोजीशन में वो प्राइसेस में आपको फ्लैट्स मिल रहे जो अंडर कंस्ट्रक्शन में कभी मिला करते थे। लोकेन की आपके हाथ में, आप बिल्डर पे कॉल नहीं लेना चाहते हैं, कंप्लीशन पे कॉल नहीं लेना चाहते, तो फिर सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेडी पोजीशन वाले फ्लैट्स के लिए ठीक है बस। तो इम्पैक्ट होगा बट इतना बड़ा नहीं, थोड़ा उतना बड़ा नहीं, थोड़ा होगा। ठीक है सर, तो इस खबर पर भी नजर रखेंगे। पर जी बिजनेस पर पहले आपने ये खबर सुनी थी और अब उस पर मुहर लगते हुए दिख रही है। चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझते हैं। पहली वीकली एक्सपायरी इस साल की क्या सेटअप है? ग्लोबल पॉजिटिव, एफआई न्यूट्रल, डीआई न्यूट्रल, एफएनओ के संकेत अपग्रेड हुए हैं पॉजिटिव, सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। और अगर आज डाउ 400-500 बंद नहीं होता ऊपर और कभी 50-100 भी बंद होता, तो मेरे लिए आज के लिए दीप सबसे बड़ा ट्रिगर पॉजिटिव साइड पर है, वो है एफएनओ एक्सपायरी के दिन। हाँ, एक्सपायरी के दिन। क्यों? पुट कॉल रेशियो बहुत तेजी से गिर के आया जी। ये मजे की बात है। पोजीशन भाई, आपको जितना हवा में ऊपर उठना है, जितनी हल्की चीज होगी जितना आराम से उठेगी, जितनी भारी होगी उठना मुश्किल है। पुट कॉल रेशियो मार्केट को हल्का कर चुका है, हल्के मार्केट को ऊपर जाने में आसानी हो उसमें। तो सबसे बड़ा एक दिन में, मतलब मैं बार बार ये कहता हूँ, तेजी करने वाले बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। मतलब एक दिन की इंट्राडे की 2-4 घंटे की मंदी आई, हल्की करेक्शन आई, टॉप बन गया, टॉप बन गया, 50 मैसेज आ गया। और ये मैसेज प्लीज आप भेजते रहे, जो मुझे भेजते हैं, और इसी से मुझे लग जाता है कि टॉप नहीं बना है। सही बात है, जब बनेगा तब इनको नहीं लगेगा बना है। और मतलब इतना डर बैठा हुआ है मंदी का। अरे 3 महीने से एक तरफा तेजी देख रहे, फिर भी डरते हैं। 2 घंटे मार्केट लाल में नहीं देखना चाहते हैं। ये मतलब ऐसी गंदी आदत पड़ चुकी। वही बात है सर, है ना, होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाल में आएगा नहीं। तो ये पुट कॉल रेशियो 1.62 से 1.25 आना दी, ओके, यानी कि 37 बेसिस पॉइंट एक दिन में गिरना, ये सबसे बड़ा कंफर्ट है मेरे लिए। और एक्सपायरी के दिन, चाहे वो हफ्ते वाली है, लेकिन हल्का पुट कॉल रेशियो बाजार में शॉर्ट कवरिंग भी लाएगा और तेजी भी लाएगा। पहली चीज, खरीदारी भी आएगा। दूसरा, एक्सपायरी 14,200 के ऊपर होने के पूरे चांस है। अब तो खैर एसजेक्स भी ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं इसलिए 14,200 के लिए कह रहा था, मैं वायदा कारोबार के डेटा में आपको विस्तार से बताऊंगा। और तीसरा ये है कि पहले सपोर्ट ले, जो बात की ना हमने, वो शब्द पकड़ के रख लो, पहले सपोर्ट लेवल पर ही खरीद लेना है, दूसरे के लिए इंतजार ही नहीं करना। कल भी हमने यही देखा, कल भी यही देखा, परसों भी यही देखा, आज भी यही देखेंगे। कि पहला सपोर्ट लेवल, और पहला सपोर्ट लेवल से मेरा मतलब ये नहीं कि बाजार खुलने के बाद पहला सपोर्ट लेवल क्या होता है। समझो आप 14,250 पे आ रहे हैं, तो पहला सपोर्ट लेवल मेरा 14,200 बनेगा या 14,150 बनेगा, ये मैं 9.8 पे बताऊंगा। ओके, हाँ, तो बस ये 3 चीज आपके लिए सिंपल है आज की स्टडी। बिल्कुल, तो पॉजिटिव सेटअप है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे सर? 14,125, 14,150 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन, पहला सपोर्ट जोन अभी ये है। 14,025, 14,050 एकेडमिक लेवल है, स्ट्रॉन्ग बाय जोन आएगा नहीं। एक्सपायरी का दिन, इसलिए मैंने फैशन के तौर पे दे दिया है कि होना चाहिए आपके पास में। 14,250, 14,300 हाई रेंज है जहां पर हम खुलेंगे। उसके ऊपर निकलने के बाद 14,350, 14,400 हाई रेंज निफ्टी की बनती है, जहां प्रॉफिट बुकिंग जोन है। बैंक निफ्टी 31,500, 31,500 पहला दिन का सपोर्ट जोन है, जहां पर अगर मिले तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, आएगा मुश्किल है। 31,200, 31,325 एकेडमिक रेंज है, जो आएगी नहीं, आपके ज्ञान के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। 32,050, 32,175 ये ऊपरी रेंज है दिन की छोटी वाली।
इसके पार निकले तो 32,250, 32,400 तक की तैयारी आप कर लीजिए। बैंकों में एक्शन भरपूर रहेगा, तेजी का रहेगा, जारी रहेगा। आज लगातार तीसरा दिन बैंक निफ्टी हरे निशान में ट्रेड करेगा और शायद बंद भी हो। बिल्कुल, तो उसी का इंतजार है। कल भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था बैंक निफ्टी वीक बाजार में। दिन के लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है? 14,125, 14,150। अब आपका ये दिन का पहला सपोर्ट जोन 14,125 आ गया अभी। ओके, 14,050, 14,300 मीडियम, 14,025, 14,350 दिन की बड़ी रेंज। ये तीनों रेंज फोटो खींचकर आप या नोट करके रख लीजिए आज के लिए। बैंक निफ्टी 31,550, 31,975 दिन की छोटी रेंज है, लेकिन पूरी संभावना है कि आप 32,000 के ऊपर खुलेंगे। ओके, संभावना पूरी है। 31,500, 32,175 बाद में आपके लिए मीडियम रेंज का काम करेगी, और 31,350, 32,250 ये दिन की बड़ी रेंज होगी। लेकिन इस बड़ी रेंज के बाहर 100 पॉइंट के 2 और लेवल है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है, और वो है 32,350, 32,450। फाइनल टारगेट 32,450 का बनेगा आज के लिए, और उसके बाद देखेंगे कि 32,600 का लाइफ टाइम हाई पार करने के लिए कल या अगले हफ्ते। ठीक है सर। तो सेटअप आज के लिए पॉजिटिव है। आपने पीसीआर के बारे में बताया सर, लॉन्ग पोजीशंस क्या बता रही हैं एफआईएस की? लॉन्ग पोजीशन 78% पे मेंटेन है, कोई एफआईएस ने लॉन्ग पोजीशन कम नहीं की है। ठीक है, विक्स 3% बढ़ा है, कोई खास बात नहीं। लॉन्ग पोजीशन आपकी है 14,000 का ही रखा है मैंने स्टॉप लॉस, जानबूझकर, ताकि आपका ट्रिगर हो। कल भी आपको याद है मैंने कहा जानबूझ के 14,000 दे रहा हूँ, आपने कहा 14,039 से घुमा है, तो ट्रिगर नहीं हुआ और प्रॉफिट में आप। स्टॉप लॉस वो देना चाहिए जो ट्रिगर ना हो, ठीक है, उतनी। लेकिन उसके लिए आपकी माइंडसेट होनी चाहिए कि मैं 14,000 तक देख सकता हूँ, है ना। तो ये 14,000 का स्टॉप लॉस, 31,500 बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस मैं ऊपर खींच ले आया हूँ, तो आपको स्टॉप लॉस छोटा कर दिया। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 31,500। शॉर्ट्स 14,250 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, इंट्राडे क्लोजिंग 32,050 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, इंट्राडे क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर। ये स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड, क्लियर कट बैंक निफ्टी पर 32,050 का रखिएगा, और निफ्टी पर 14,250 का। जी दी। ओके, नई पोजीशंस कैसे बनाए सर? 14,125 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 225, 250 दो छोटे टारगेट इसके आसपास खुलेंगे। उसके बाद 14,300, 14,350 के 2 और टारगेट ऊपर के बनेंगे। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, स्किल ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं और जल्दी घूमना जानते हैं। इन सब में से जो 4 बातें कही उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जल्दी घूमना जानते हैं, क्योंकि आजकल भले आप स्किल ट्रेडर हैं, भले स्क्रीन के सामने बैठते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग स्क्रीन हो या टीवी स्क्रीन हो, लेकिन जल्दी घूमना नहीं जानते तो बड़ी समस्या है। तो आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आपने जल्दी नहीं घूमे तो घूम जाएगा वो, या तो आप पहले घूमो या निफ्टी घूम जाएगा। तो आपको डिसाइड करना पहले कौन घूमे, वैसा वाला हाल है। तो इसलिए जल्दी घूमना जानते हैं तो ही शॉर्ट करें। 14,400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 14,250, 14,225, 14,200 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिक वाली। ओके, बैंक निफ्टी 31,500 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 31,975, 32,050, 32,175, 32,250, 32,350 ये सारे हैं टारगेट बैंक निफ्टी के लिए खरीदारी करने के लिए आज से आपके लिए। और एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं चाहे तो बैंक निफ्टी को 32,250, 32,350 की रेंज में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 32,450 या 32,500 का होना चाहिए। 32,175, 32,050, 31,975, 31,800 ये तमाम लेवल से जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको ऊपर के लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा पोजीशंस के हिसाब से आज का सेटअप सर। अच्छा, फंड्स के डेटा तो समझा ही दिए सर आपने। बैन में सेल बना हुआ है और कोई बदलाव नहीं है वायदा कारोबार के बैन में। वायदा कारोबार के डेटा जो आप कह रहे थे, एक आध डेटा है इंपॉर्टेंट जो समझा देता हूँ। पहली चीज तो प्रीमियम अच्छी बढ़कर आई है, निफ्टी में 18 पॉइंट से 43 पॉइंट हो गई दीप, और बैंक निफ्टी में प्रीमियम 105 पॉइंट की। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है 3:30 का कि आप उतार चढ़ाव भरे डाउ में भी आप इतनी प्रीमियम के साथ तेजी करके जा रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि डाउ भी हमारे से संकेत लेता है। अब तो उल्टा ही हो गया। तो उल्टा ही हो गया एक्चुअली, पहले हम तेजी कर लेते बाद में वहां होती है। तो अमेरिका में सेशन वैसा होता है जो इंडिया वाले चाहते हैं। इन्फ्लुएंस ज्यादातर फंड में इंडियन तो नहीं है सर, लग ही रहा है। वहां के यूएस में तो बड़े फंड्स इंडियन ही चला रहे हैं सर। ओपनहाइमर का देख लीजिए, इंडियन ही है। मिस्टर मेमानी, यस, काफी फंड में जैसे हैं जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े इंडियन। 14,000 इसके नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। बड़ा आसान है कहना क्योंकि 33 लाख है शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, लेकिन 14,200 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। ये बड़ा कॉल है। क्यों है 14,200 के कॉल्स पर दीप? ये डेटा आज का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूं, ये ध्यान से सुन लीजिए। 14,200 वो कॉल ऑप्शन है जहां कल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक स्ट्राइक प्राइस पर बना है, वो है 14,200 का कॉल। 22 लाख शेयर वहां जुड़े हैं और कुल मिलाकर है 48 लाख शेयरों का, जो ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। हाईएस्ट 50 लाख शेयर का है, 50 और 48 लाख शेयर में मैं फर्क नहीं समझता। तो 48 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पर है, ठीक है। अब कल के 22 लाख ये बेचारे शॉर्ट सेलर्स, बेचारे इसलिए बोल रहा हूं कि आज इनके बहुत ऊपर खुल रहा है, करेक्ट, और अब इनको आज ही कटना है, करेक्ट।
ठीक है, ये अब 14,200 के नीचे नहीं जाने देंगे। तो आपका पहला सपोर्ट लेवल जो दिन का आएगा वो 14,200 हो जाएगा। अब 14,200 हो जाएगा 9/8 पर। ये इसका ऐलान मैं 9/8 पर करूंगा, अभी आपको संकेत दे रहा हूं। तो 14,200 अब बेस हो जाएगा और इसलिए शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, फ्रेश खरीदारी भी आएगी और फिर शायद आपको एक्सपायरी 14,200 या इसके ऊपर होने की संभावना बनती दिखे। उसके बाद 14,300 अगला रुकावट का लेवल है, थोड़ा वहाँ 43 लाख शेयर है, वहाँ थोड़ा सा रुक सकते हैं। बैंक निफ्टी 32,000 आखिरी बाधा है और सेम चीज है, अगर 32,000 के पार निकलकर खुल गए 32,000 32,050 के ऊपर और टिक गए तो 16 लाख शेयर 32,000 के कॉल ऑप्शन में बैंक निफ्टी में भी है, वहां से भी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। तब 150, 250, 350 कितने पॉइंट बढ़ेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन बढ़ेगा पक्का। ओके, हाँ, तो बैंक निफ्टी फिर 32,350, 450 तक के फाइनल टारगेट की। तो आज नए हाई पे अटेम्प्ट आ सकता है किसमें? बैंक निफ्टी 347 का है, 32,347 है। परसों वाली याददाश्त से तो आ सकता है। परसों जिस तरह से बढ़ा 31,500 के पार निकल के एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और फर्ज करे दीप, आज तो एक्सपायरी का भी दिन है, 32,050 पार करे, 32,000 पार करे, एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखे तो फिर दिन के हाई पर बंद होगा, तब पॉसिबल है। लेकिन हाँ, 32,600 लाइफ हाई बनाना थोड़ा 350 है सर, 32,350 है क्लोजिंग, नहीं 32,600 नहीं, इंट्राडे में तो यहाँ पे 350। अच्छा 350, फिर तो इजी है, फिर इजी। मैं 32,600 कैसे ध्यान में मुझे? अच्छा, मुझे 32,600 ध्यान में, 32,350 लाइफ हाई है, फिर तो ठीक है, फिर तो इजी है, फिर तो पूरी संभावना है मेरे हिसाब से जी। तो आज बन सकता है, हाँ, अगर बन सकता सहारा है, मिला तो फिर बन सकता है। ठीक है, तो नजर रहेगी उन लेवल्स पर बहुत ही मजबूत सेटअप आ रहा है आज के बाजार के एक्शन के लिए, यहां पर रखिए नजर। आइए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं हमारे फोकस में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी रिसर्च टीम, साथ में है इस समय देवांशी, साथ ही कुशल और आशीष बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स रहेंगे खबरों के दम पर। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से? गुड मॉर्निंग दिवांशु। आज सबसे पहले तो डीओटी की जो बैठक है वो आज दूसरे दिन चलती हुई दिखेगी, इस पर नजर रखें। और तीसरी तिमाही के रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जीएम ब्रिवरीज के नतीजे आज आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आज आप देखिए बंधन बैंक के तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, काफी मजबूत है। इनके डिपॉजिट्स और लोन ग्रोथ दोनों अच्छी बढ़ती हुई दिखी है। लोन में करीब 23% तक की बढ़त है और डिपॉजिट्स भी इस बार 30% सालाना आधार पर बढ़ते हुए दिखे हैं। कासा रेशियो 38% से बढ़कर 43% पर आता हुआ दिखा है। और साथ ही आप देखिए अब जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं वो अब कुल डिपॉजिट्स के करीब 81% पर है, तो ये पॉजिटिव है। शोभा, यहाँ पे भी आप देखिए तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स जो हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। इनकी जो कुल बिक्री है उसमें 6% तक की बढ़त होती हुई दिखी है, लेकिन इनकी जो औसत रियलाइजेशन प्राइसेस हैं उसमें 15% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिखी है। और अब तक की सबसे अच्छी वॉल्यूम वाइज बिक्री कंपनी ने दर्ज की है। काफी पॉजिटिव नंबर्स शोभा की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस, इस पर भी नजर रखिए। कंपनी के मैनेजमेंट का भरोसा है कि आने वाले समय में नए प्रोजेक्ट्स कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी। कंपनी अगले 6 महीने में करीब 6 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी और हर साल 3 से 5 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की कंपनी की योजना है। और यही नहीं, कंपनी ने यह भी कहा है कि अगले 4 साल में करीब 2,500 करोड़ तक की जो आय है उसका भी कंपनी अनुमान लगा रही है। मारुति सुजुकी बिजनेस अपडेट्स में उनके प्रोडक्शन या उत्पादन के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। यहाँ पे आप नजर कीजिए, इनके जो कुल उत्पादन है इस महीने करीब 34% तक बढ़ते हुए दिखे और साथ ही इनके जो जो व्हीकल सेगमेंट है यहाँ पे 28% तक की बढ़त होती हुई दिखे प्रोडक्शन नंबर्स में। और साथ ही आज पीवीआर आइनॉक्स इन दोनों के लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है। कल ये खबर आई थी कि तमिलनाडु सरकार ने जो सिनेमा घर हैं उनकी कैपेसिटी को 50% से बढ़ाकर 100% कर दी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह आदेश दिया है कि इस नोटिस को वापस ले लिया जाए और इन्होंने जो नोटिस जारी की थी एमएचआरए ने, इसका उल्लंघन ना करे। तो ये एक नेगेटिव खबर आज आइनॉक्स और पीवीआर के लिए होगी। और आखिर में टेलीकॉम स्टॉक्स पर आप नजर रखें, जहां पे 1 मार्च से स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होती हुई दिखेगी। डीओटी ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन मंगवाए हैं और 5 फरवरी तक आवेदन कर सकती हैं कंपनियां। 4G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी होती हुई दिखेगी। इस बार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी, ये फिलहाल खबर आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम खबरों वाले स्टॉक्स। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं कुशल के पास। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले वेंट इंडिया, इस पर फोकस रखिए क्योंकि आज जो है इसका ओएफएस खुलेगा नॉन रिटेल निवेशकों के लिए और ये जो ओएफएस के फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 2200 रुपए प्रति शेयर है, जबकि मौजूदा भाव जो है आप देखें तो करीब 3105 रुपए का है। कल जो है ये रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुला रहेगा और प्रोमोटर जो है इस ओएफएस के जरिए करीब 4.74% हिस्सेदारी जो है अपनी बेचेंगे। यही नहीं, अगर आप एनएमडीसी पर भी फोकस रखिए, आप लगातार यहाँ पर प्राइस हाइक्स आयरन ओर में देखने को मिल रही है।
इनफैक्ट पिछले महीने भी 2 बार इन्होंने प्राइस हाइक्स की थी और इस बारी भी 6 जनवरी से इन्होंने लंप ओर की जो कीमत है वो 5200 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर अब 5700 रुपए प्रति टन कर दी है, यानी कि लगभग 10% की बढ़त यहां पर है। साथ ही फाइन्स की जो कीमत है वो भी 4610 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 4810 रुपए प्रति टन कर दी है, तो यहाँ पर भी लगभग 4.5% की बढ़त है। कोल इंडिया यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो है करीब 120 मिलियन टन के कोयला का जो है ये ई ऑक्शन करने वाले हैं और इसका जो है ये ऑफर लेकर आएंगे और ये कंपनी की अब तक की सबसे अधिक रकम का ऑक्शन होगा, तो अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है कोल इंडिया को लिए। इनफैक्ट अप्रैल से दिसंबर तक जो इनका ऑक्शन हुआ है उसके जरिए बिक्री में करीब 76% की बढ़त हमें देखने को मिली है। एनसीएल इंडस्ट्रीज यहां पर भी बिजनेस अपडेट आता हुआ दिखा है। इनका जो कुल सीमेंट उत्पादन है वो 50% बढ़कर 6.32 लाख मिलियन टन होता हुआ दिख रहा है और साथ ही कुल डिस्पैच जो है कंपनी के वहां पर भी 45% की बढ़त देखी गई है। डिक्सन टेक लगातार यहां पर भी पॉजिटिव खबरों का रुझान बना हुआ है। अब इस बारी जो है कंपनी ने इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनकी जो ब्रांड है बोट, उस कंपनी के साथ इन्होंने ट्विन वायरलेस स्पीकर का प्रोडक्शन के लिए करार कर लिया है, तो यहाँ पर काफी पॉजिटिव जो है खबर इनके लिए डेवलप हो रही है। लुपिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की एक दवा है, उसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। इनफैक्ट ये जो जेनरिक वर्जन है इस दवा का वो यूएस में उसकी जो सालाना बिक्री है वो करीब 1.9 करोड़ डॉलर की है। साथ ही बीएससी, एमसीएक्स, सीडीएसएल यहां पर भी फोकस रखिए क्योंकि एक्सचेंज और डिपॉजिटरी ओनरशिप नियमों में बदलाव का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है और यहां पर नया एक्सचेंज खोलने पर भारतीय नागरिकों को 100% ओनरशिप रहेगी। साथ ही जो विदेशी प्रोमोटर्स हैं उनके शुरुआत में % तक ओनरशिप की इजाजत मिलती हुई दिखी है, तो यहां पर भी आपको फोकस रखना है। कुछ एक बल्क डील्स है मेरे पास जिसमें पीएनसी इंफ्राटेक है, यहां पर नजर रखिए क्योंकि यहां पर जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, बीएनपी पारिबास, फिडेलिटी एशियन वैल्यू और फिडेलिटी फंड्स, इन सब ने जो है आप देखिए कुल मिलाकर करीब करीब 1 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है और यहाँ पर जो प्राइसिंग रखी गई है वो 175 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी हुई है, पर इसके अगेंस्ट में जो है ऑलमोस्ट 2.55 करोड़ की बिकवाली सीएन इंफ्रा बिल्ड फंड ने की है 175.1 रुपीस पर शेयर के प्राइस पर। और अंत में हिंद रेक्टिफायर्स, यहाँ पर जो किरण बजाज हैं उन्होंने करीब 1.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 178 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। जो अगर इक्विटी वैल्यू देखेंगे तो करीब 0.9% इक्विटी जो है ये ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर्स काउंट होते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट 1% इक्विटी चेंज हैंड कर रही है हिंद रेक्टिफायर्स में, पीएनसी में, इंफ्रा में बड़ी डील हुई है और साथ ही ढेर सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं। आइए आपको बता देते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए टाइटन, यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा और केवल 1370 रुपए का लक्ष्य दिया है। कह रहे कि Q3 के जो हाइलाइट्स कंपनी ने जारी किए थे इसमें बिक्री तो बढ़िया देखने को मिली थी, लेकिन ये मान रहे कि जो मार्जिन हैं वो कमजोर देखने को मिले, जिसके चलते बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे बाजार को। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2250 का लक्ष्य दिया है। ये कह रहे हैं कि 2021 में पूरे साल भर में अगर आप देखें तो हो सकता है कि स्टॉक में अधिकतर आपको कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिले। सोवा डेवलपर्स, यहाँ पर भी ऑपरेशनल हाइलाइट्स आई हैं। सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य देखिए बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास का। ये 410 की कल की क्लोजिंग है, 411 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। बंधन बैंक, यहाँ पर भी देखिए ऑपरेशनल हाइलाइट्स आई हैं। मैक्वायरी की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 320 के लक्ष्य के लिए। हालांकि ये कह रहे हैं कि ग्रोथ तो बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन कलेक्शन डेटा पर फोकस करना होगा। और एक और बात ये कह रहे हैं कि Q3 नतीजों के बाद हो सकता है कि अपने अनुमान में बदलाव करें। 320 का इन्होंने लक्ष्य दिया है, करीब 357 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। अंत में अशोक लेलैंड, यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। यूबीएस की आज रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 130 के लक्ष्य के लिए, 105 कल की क्लोजिंग है। और नोमिरा भी खरीदारी के राय को बरकरार रखे 134 के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि जो सीवी बिजनेस है इसमें बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है, जिसके चलते कंपनी को फायदा होगा। ओके, तो ये है वो सारी रिपोर्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस आज के सेशन में। अब रिपोर्ट्स का सिलसिला बढ़ता हुआ दिख रहा है, नई और ढेर सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। वागले साहब, गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग।
अनिल जी, मैं बाय करके चलूंगा हिंडाल्को। 259 का बंद है, कल का पैटर्न काफी पॉजिटिव है। 257 का मेरा एक क्लोज ₹2 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 267 तक का टारगेट मुझे लगता है आज के दिन में आना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा गैप से खुला तो अवॉइड करे, अदरवाइज मुझे लगता है अच्छी खासी मूव आज और कल में या मे बी आज ही आ सकती है। ओके, परफेक्ट। किरण जी, सुप्रभात, आपका पिक। सुप्रभात अनिल जी। दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। बाय करके चलना चाहिए। कल का ही स्टॉक पावर ग्रिड जो मैंने आखिरी 1 घंटे में दिया था, 196 का क्लोज है, 191 का स्टॉप लॉस रहेगा, 205, 209, 2 से 3 दिनों का व्यू लेके चलना चाहिए। ये टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। राजेश जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपने कौन सा स्टॉक चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा स्टॉक जो रहेगा वो भारतीय एयरटेल रहेगा। भारतीय एयरटेल में कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली और जिस तरीके से इसने 520 के ऊपर क्लोज दिया है, तो हमें लगता है भारतीय एयरटेल को यहाँ से बाय करना चाहिए। 540, 545 तक के टारगेट होंगे। करंट लेवल से 515 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, भारतीय एयरटेल में करें खरीदारी। ये है स्टॉक 525 वाला जो तेजी दिखा सकता है। आइए कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका स्टॉक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जिसमें कि बड़ी तेजी हमने 2 सत्रों से देखी है और मुझे लगता है कि आज भी इसमें तेजी बनी रहेगी। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को खरीदें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 1575 रुपए पर। 1575 का स्टॉप लॉस रखें। 1640, 1660 ये 2 टारगेट्स हैं जिसके लिए लोम्बार्ड में खरीदारी की राय। परफेक्ट। बंसल जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज जॉइंट पिक नहीं, अलग अलग, क्या हो गया? सब ठीक है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। नहीं अनिल जी, आज डिफरेंट अनिल जी। सुप्रभात पहले तो आपको और दीपांशु को और सारे पैनलिस्ट को। अनिल जी देखिए, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं बोलूंगा कि काफी काम करा और क्या कहते हैं कोई पिक नहीं मिली। और हकीकत ये अनिल जी, मैंने कोई काम नहीं करा, तो मैं आज नोटा का प्रयोग कर रहा हूं अनिल जी। नोटा है मेरा। चलिए ठीक है, लेकिन कई बार बंसल जी ने कुणाल जी ने जरा भी नहीं सोचा कि चलिए ठीक है, एक दिन हमारे दोस्त ने काम नहीं किया तो मेरी पिक आधी आप रख लो, अपन दोनों मिलके जॉइंट में कर लेते, ऐसे लोम्बार्ड, ऐसे आप कर लो, लोम्बार्ड में कर लेते हो। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनाया कुणाल जी ने? हाँ बंसल जी। नहीं अनिल जी देखिए, ऐसा ना मेरे को अनिल जी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तो कुणाल जी कल दोपहर से लगे हुए थे मेरे पीछे, मुझे कल भी समझ में नहीं आया। हाँ। तो अनिल जी देखिए, ज्वाइंट पिक हम तभी देते हैं जब ज्वाइंट राय होती है। तो मेरी राय नहीं थी अनिल जी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ। और हकीकत है अनिल जी, मैंने कुछ काम नहीं करा। शाम को काम करा होता तो कुणाल जी से बातचीत भी होती, तो इसलिए मैंने नोटा का अनिल जी प्रयोग नहीं दुरुपयोग करा है। चलिए अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब दिन भर मैं आप पर दबाव बनाता रहूंगा, तो जो काम हमने कल नहीं किया उसकी भरपाई करने के लिए आप रहे तैयार। सुमित जी भी है तैयार। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है पीवीआर के अंदर अनिल जी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 1430, 1435 के आसपास पीवीआर में लॉन्ग पोजीशंस बना के चलने का सलाह रहेगा। पीवीआर पिछले 3-4 दिनों में थोड़ा सा तेजी दिखा है और अब यहां से और तेजी दिखाने को तैयार है। पीवीआर में नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 1415 का और स्टॉक पे खरीदारी करें आज के दिन में, और आने वाले 1 से 2 दिनों में स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऊपर में टारगेट बनेंगे 1475 से लेके 1500 रुपए तक के। तो पीवीआर पिक ऑफ द डे के तौर पे रहेगा, इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, और आज शायद आपको नीचे में मिले भी, तो आराम से आप गिरावट में खरीदे, क्योंकि खबर यह है कि जो तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि भाई 100% कैपेसिटी पे हम खोलेंगे मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल, तो उस पर होम मिनिस्ट्री दिल्ली से ऑर्डर आएगा। नहीं ये कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ। अच्छा बाय द वे जी सर, तमिलनाडु में बड़ा गजब का क्रेज है मूवीज का। हाँ सर, हाँ, और पीवीआर के लिए तो बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब वहाँ पे तो और खाना खाए ना खाए, एक बार चल जाए पिक्चर देखे बगैर काम नहीं चलता। सही बात है सर, गजब की। ऐसे ही थोड़ी रजनीकांत तो कितने सुपरस्टार हो गए वहाँ से। अभी भी एक नई मूवी आ रही है, उस पर काफी एक्साइटमेंट है, मास्टर मतलब करके। लाइन लगा के 2-2, 4-4 किलोमीटर लाइन लगा कर लोग टिकट खरीदते थे, एक जमाना था। चलिए, तो पीवीआर ये है सुमित जी की पिक। आइए बढ़ते आगे। सेठी साहब हमारे साथ हैं और सेठी साहब के पास होती हैं ढेर सारी पिक्स, और आज तो मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त है। तो सेठी साहब खोलिए अपनी लिस्ट, बताइए सर, दिल खोल के जितनी देनी दीजिए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, कल दोपहर के शो में जब सदाबहार सेठी साहब सेगमेंट में मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मेरा ये व्यू था कि जो कल बाजार में भारी गिरावट थी उस समय उसको एक रनिंग करेक्शन के तौर पे लेना चाहिए और बाजार में खरीदारी करने के मौके हैं।
और आज हम एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुल रहे हैं। कल जिस तरह से यूएस सेनेट में जो बाइडेन की बहुमत आ गई है, मतलब 50-50 प्लस वाइस प्रेसिडेंट के वोट के कारण बहुमत रहेगी, तो उसका एक जबरदस्त इंपैक्ट हमने यूएस के मार्केट्स में देखा। तो मुझे बाजार बिल्कुल तेजी के माहौल में लग रहा है। और आज जो मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा वो मैंने उसी से कनेक्टेड सेक्टर को पिक किया है। मेटल सेक्टर में आज एक बहुत अच्छी तेजी नजर आती है, बिकॉज जो बाइडेन के अब जीत जाने से वहां पे उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिमुलस की बातें करी है, जिसके अंतर्गत $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग यूएस में करेंगे। तो उसके कारण से मेटल्स में एक जबरदस्त तेजी की उम्मीद है। तो वहां से मैंने नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम को पिक किया। इस स्टॉक को मैंने कुछ दिन पहले 41 रुपए में भी रिकमेंड करा था और वो टारगेट हासिल हो गए। आज 47 के आसपास के लेवल पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है आज इंट्राडे में इसमें 49 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 46 रुपए का। इसके अलावा टाटा स्टील पे भी बुलिश हूं। टाटा स्टील पे खरीदारी करने की सलाह है, जो कि कल 683 के आसपास बंद हुआ है, उस पर भी तेजी करनी चाहिए। फिर अनिल जी, जो रियल एस्टेट के लिए आज एक पॉजिटिव खबर जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट लेवीज पे 50% कटौती करी है, तो उसका एक फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। एक जबरदस्त ऑलरेडी डिमांड बनी हुई है रियल एस्टेट सेक्टर में। शोभा के जो अपडेट आए हैं वो भी काफी पॉजिटिव है। और महाराष्ट्र में पहले ही स्टैंप ड्यूटी कम की हुई थी और अब ये जो नया अनाउंसमेंट आया है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को रहेगा। तो वहां से मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदारी करने की सलाह है। गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लगता है तो वहां पे खरीदारी करें। आज ही मुझे लगता है इसमें 1500-1525 तक के लेवल्स आ सकते हैं। चौथा स्टॉक भारतीय एयरटेल, जो कि एक पसंदीदा स्टॉक है। कुछ दिन पहले मैंने और कुणाल जी ने भी ज्वाइंटली इसको रिकमेंड करा था जब ये 506-7 के लेवल पे था। 525 के टारगेट थे, वहां पे आगे है, बट मुझे लगता है यहाँ से भी एक अच्छी अपसाइड भारतीय एयरटेल में रहनी चाहिए, तो इसमें भी खरीदारी करने की सलाह। और फाइनली आपका पसंदीदा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आज मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस भी बिल्कुल फोकस में रहेगा और वहां से जिस तरह का कल स्ट्रेंथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखा गया, मुझे लगता है आज भी वो कंटिन्यू रहेगा, तो वहां पे भी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ढेरों पिक्स सेठी साहब की तरफ से। टाटा स्टील, गोदरेज प्रॉपर्टीज, भारतीय एयरटेल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पर सबसे ऊपर है नाल्को। 49 के टारगेट्स के लिए आपको करनी है यहाँ पर खरीदारी। अच्छा सेठी साहब, बहुत सारे और अपडेट्स भी आए हैं। आपने रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करी, शोभा की भी जरा इस यहाँ पर भी व्यू दें सर। इनका जो Q3 अपडेट आया है, शानदार अपडेट आया है। सबसे बेहतर सेल्स वॉल्यूम अब तक का इन्होंने दर्ज करा है और साथ ही जो कुल सेल्स की वैल्यू है उसमें 22% का उछाल दिखाया है। सर कैसे देख रहे हैं शोभा को इन पर्टिकुलर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, मैं यही जिक्र कर रहा था कि रियल एस्टेट में जबरदस्त डिमांड बनी हुई है। एक तो देखिए, एक कारण तो जैसे महाराष्ट्र में या बॉम्बे में स्टैंप ड्यूटी में कटौती हुई है, उसका फायदा मिल रहा है। दूसरा, जो होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो मुझे लगता है पिछले 10 साल में भी इतने कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है उसका भी एक डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट है। फिर कोरोना के बाद लोगों को थोड़े बड़े घर की, फिर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चालू है, तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल एक्चुअल यूजर्स से रियल एस्टेट में काफी अच्छी डिमांड है और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट सब रियल एस्टेट कंपनीज में देखने को मिल रहा है। और यहाँ से क्वालिटी बैलेंस शीट वाली जैसे शोभा ऑल्सो फिट्स इनटू दैट, जो कि मेनली बैंगलोर और साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जो अपडेट्स आए हैं उसके बाद मुझे लगता है आज ये स्टॉक में भी अच्छा खासा गैप अप रहेगा और बाकी कोई भी गिरावट में इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। ओके, तो किसी भी गिरावट पे खरीदारी करके चलें, ये है आपके लिए शोभा पर राय। नजर रखिए, महिंद्रा लाइफ स्पेस भी फोकस में रहेगा। अगले 6 महीने में 6 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाली है और आने वाले कुछ साल में रेगुलर अपडेट्स करते, रेगुलर प्रोजेक्ट लॉन्च टाइमलाइन उन्होंने बनाई हुई है, तो वहां पर भी फोकस आप बनाए रहे। तो रियल एस्टेट पैक एक जगह है जहां पर एक्शन बना रहेगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर बनते हुए दिख रहा है। NMDC, जरा सुमित जी आपकी तो फेवरेट चार्ट रही है, नजर डालें। इन्होंने एक बार फिर से प्राइस हाइक्स की हैं। लंप और लगभग 9.5% से बढ़ाया है, फाइन्स की कीमत 4.5% बढ़ाई है और स्टॉक कल भी एक्शन में था थोड़ा, कि हालांकि एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली भी रही। आज क्या चाल रह सकती है NMDC की, सुमित जी? दीपांशु, तेजी का मूव भी देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 125 रुपए का लेवल ब्रेक होने के बाद 130 रुपए से लेकर 132 रुपए तक का मूव NMDC के अंदर देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का ही सलाह रहेगा। जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है वो लोग अपना पोजीशंस होल्ड करें और कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। नीचे में 119, 120 का सपोर्ट है, ऊपर में 125 का लेवल टूटने के बाद 130, 132 रुपए तक के लेवल NMDC में देखने को मिल सकता है।
ओके, तो एनएमडीसी पर रखिए नजर, खबरों के दम पर भी आपको यहाँ पर एक्शन आते हुए दिख सकता है। सेठी साहब, एनसीएल इंडस्ट्रीज नजर डालें, सीमेंट स्टॉक्स कल हमने देखा सेकंड हाफ में तो सीमेंट स्टॉक्स काफी एक्टिव हो रहे थे और आपने भी कुछ सीमेंट स्टॉक्स के बारे में बात की है। एनसीएल इंडस्ट्रीज पर क्या राय है, क्योंकि टोटल आउटपुट 50% बढ़ा है इनका और डिस्पैचेस में भी 45% का उछाल आया है, 150 के करीब स्टॉक है, क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल दीपांशु, खरीदारी करने की सलाह है। और ये स्टॉक को भी मैंने आज से 7-8 दिन पहले जो 3 बजे का सदाबहार सेठी साहब वाला सेगमेंट है उसमें 140 के लेवल पे इस स्टॉक को रिकमेंड करा हुआ है और वहां से एक अच्छी खासी तेजी 150 के लेवल पे आसपास ये स्टॉक आ गया है। मुझे लगता है एक शानदार कंपनी है, वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक है और इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे भी या कोई भी गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। आज भी इसमें जो कल के अपडेट के बाद मुझे लगता है एक अच्छी तेजी बनेगी। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक एंड वुड रिकमेंड अ बाय ऑन द स्टॉक। डेफिनेटली, तो बुलिश व्यू है एनसीएल इंडस्ट्रीज पर, खरीदारी की राय आ रही है सेठी साहब पर की तरफ से, नजर रखिए इस काउंटर पर। बंधन बैंक, यहाँ पर भी भरपूर एक्शन आते हुए दिखा, जो मिड कैप प्राइवेट बैंक में हम तेजी आते हुए देख रहे हैं उसमें बंधन भी अब पार्ट था। शुभम जी ने कल यहाँ पर आपको कॉल की खरीदारी की भी राय दी थी। पालविया साहब, बंधन बैंक कुछ करना चाहिए, जिस तरह से मोमेंटम है, खबरों के दम पर भी यहाँ पर अच्छा अपडेट आया इनकी तरफ से, कोई ट्रेड बनता है? जी बिल्कुल, देखिए बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में तो मोमेंटम बना हुआ है। बंधन बैंक में जो जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ से करंट लेवल से 388 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। 388 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। ये जो पिछले 2-3 दिनों में एक हायर साइड से थोड़ा सा सप्लाई जरूर देखने को मिला, बट मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास अब ट्रेड कर रहा है, तो 388 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय किया जा सकता है। वापस हमें लगता है कि ये पुल बैक में स्टॉक 410-420 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप तो पॉजिटिव है, तो ये डिक्लाइन जो आई है करेक्टिव मूव, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। ओके, तो इस गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी मान के चलें, बंधन बैंक पर रखें नजर, आज के ट्रेड में ये भी एक्टिव हो सकता है। लुपिन, यहाँ पर हमने देखा कि कल थोड़ा बिकवाली का दबाव आया था, पर उसके बाद सेकेंड हाफ में स्टॉक काफ़ी एक्टिव रहा और 1000 के ऊपर ही बंद हुआ। बंसल जी, वैसे तो कल ऑलमोस्ट 4% फिसला है स्टॉक, पर लुपिन पर क्या नज़र डालनी चाहिए? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवा है, वहाँ से भी यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है और कल गिरावट के बाद थोड़ा संभला भी था स्टॉक, आप क्या राय देंगे? देखिए दीपांशु, 975 एक अहम सपोर्ट है, तो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें। 975 के नीचे जाएगा तो अब डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए दीपांशु इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। जैसा भी आपने राइटली मेंशन करा, कल स्टॉक गिरा था, तो आज अगर ये स्टॉक अब वापस ऊपर चलता है और कोई पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिलता है तब एक खरीदारी की राय होगी। एज ऑफ नाउ लगता नहीं है कि 975 के लेवल्स नीचे में टूटेंगे। 975 के नीचे जाएगा नहीं और वापस ऊपर आने की संभावना। कल यहां पर थोड़ी सी खराब खबरें आई थी, स्टॉक गिरा, आज बढ़ने के लिए है तैयार। लेकिन आप भी हो जाइए तैयार एक और खास चीज के लिए, और वो है बैंक निफ्टी का बिग बॉस, बड़ा भाई। जो भी आप कहना चाहे वो कह दे, वो अब आने की तैयारी में, और इसके आने का समय तय हुआ है, दिन तय हुआ है 11 जनवरी, यानी कि इस सोमवार से आपको एक नए इंडेक्स में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा एक और इंडेक्स है जो आप ट्रेड कर पाएंगे, वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। जी हाँ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। और बस इस इंडेक्स को कैसे ट्रेड करना है, लॉट साइज क्या है, सेटलमेंट कैसे होंगे, और अगर आपको ये पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस कैसे ट्रेड होते हैं, उनका सेटलमेंट कैसे होता है, मंथली कैसे होते हैं, और वैसे ही होगा ये भी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में नहीं, आमतौर पर लगता है, हमें तो पता है ना ये होगा, अलग क्या होगा, है बहुत अलग है। तो आज 1 बजे देखिएगा नई इंडेक्स की पाठशाला। नए इंडेक्स को लेकर जो कुछ भी आपके सवाल आपके मन में, चाहे तो हमें ट्वीट करके भेजिए, हम 1 बजे के शो में शामिल करेंगे, और नहीं तो मैं आपको 1 बजे के शो में ये नया इंडेक्स कैसे ट्रेड होगा वो मैं पाठशाला लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, और सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो सोमवार को जब ये इंडेक्स लॉन्च हो, ट्रेड हो, तब है ना, उस समय जाकर ना देखिए, मतलब लास्ट में वो एग्जाम में जाने के वक्त किताब ना ढूंढ रहे हैं कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले से तैयारी कर लें, पहले से सुन लें, समझ लें, पढ़ लें, देख लें निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर से इस फ्यूचर में क्या फ़र्क है, जो वीकली सेटलमेंट उनका होता है इसका होता है, उसमें क्या फ़र्क है, कैसे होगा, किस तरह के स्टॉक्स होंगे, क्या कंपोजिशन है, कितने शेयर हैं,
ये सारी चीज़ें जो आप जानना समझना चाहते हैं, एक ये शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और कई बार क्या होता है, जब सिलेबस में कोई नया चैप्टर जुड़ा हो ना, उसी वक्त पढ़ लें, उसी वक्त याद कर लें, समझ लें तो ठीक, नहीं तो बाद में ना वो बेसिक्स वाली बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। जो मैं 7वीं 8वीं में बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी ना, वो छूट ही गई, उसके बाद कभी पढ़ नहीं पाया। होता है ना, लंबे समय बाद ऐसा इंडेक्स का ऑप्शन मिल रहा है ना। कभी CNX IT जाने के बाद तो फिर ये 2 ही बचे थे सर। बिल्कुल, तो CNX IT थोड़ा ट्रेड होता था, बंद हो गया, अब बचा खाली निफ्टी बैंक निफ्टी। तो ये तीसरा इंडेक्स आ रहा है और ट्रेडर्स का इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। तो ये 1 बजे नए इंडेक्स की पाठशाला जरूर देखिएगा।